मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम पॉलिटी का चैप्टर 2 लाए हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इससे हमने पढ़ा था इससे पहले कि कुछ ऐसे अधिनियम लाए गए थे जो मतलब कंपनी के लिए विशेष थे, लेकिन हम ब्रिटिश ताज के अधीन पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, और आपके किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। तो याद रखिएगा गाइस, जब 1857 की क्रांति होती है, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे 1857 रिवॉल्ट, तो उसके बाद क्या होता है कि 1858 का अधिनियम पारित होता है, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858। और इसके बाद क्या होता है कि जो हम पहले कंपनी के अधीन थे, यानी कि भारत लोग जो कंपनी के अधीन थे, अब वो सीधे ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाते हैं। और इसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद था उसको ख़त्म कर दिया गया और वायसराय का पद ला दिया गया। ठीक है, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनका प्रतिनिधि करता था, यानी कि उनके तरफ से एक एजेंट के रूप में काम करने लगा वायसराय। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था। तो याद रखिएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले वायसराय कौन बनता है, तो लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। अब इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, भारत के राज्य सचिव का पद बनाया गया। कहाँ पर बैठता था, यह ब्रिटिश में बैठता था, यानी कि ब्रिटेन में। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। यह ऐसा अधिनियम है गाइस 1861 का, जहाँ पर अब भारत को शामिल कर दिया गया, किसमें, कानून बनाने के लिए। अब कानून बनेगा तो क्या होगा, भारतीयों को उसमें बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपकी क्या राय है। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम फिर से अपनाया जाने लगा। यानी कि आपको पता है कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसे बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया था, पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया था, और उसके तहत क्या किया गया था, जो बम्बई और मद्रास थी उसको बंगाल के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, अब क्या है, इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त कर दी। यानी कि अब समझ सकते हैं गाइस कि अभी वर्तमान में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 ये क्या है, यह राष्ट्रपति को ताकत देता है कि वो 6 माह के लिए आपातकाल ला सकता है, अध्यादेश ला सकता है। कैसी स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का कानून बनाना है, तो कानून बनाने के लिए क्या चाहिए, कोई भी अगर बिल को एक्ट के रूप में तब्दील करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, संसद से बिल पास करना होगा। तो संसद जो होता है गाइस, मैं समझा देता हूँ। संसद में 2 बॉडी होते हैं। ठीक है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो अगर आप कोई भी बिल लाते हैं तो अगर ये दोनों जगह से पारित हो जाता है तो उसके बाद वो कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर देता है तो कोई भी बिल एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि अगर मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी एगो भंग है, मतलब कोई भी एक काम नहीं कर रहा है, या दोनों भंग है। ठीक है, दोनों भंग यानी कि पूरा संसद क्या है, अभी काम की स्थिति में नहीं है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को ताकत ये दी गई है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है यहाँ पर इस सिचुएशन पर, कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का उपयोग करके क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन ये अभी की बात है, ये संविधान का अनुच्छेद 23 में है अभी की। लेकिन ये सिस्टम हमने अपनाया कहाँ से, आप ये सोचिएगा गाइस। तो ये सिस्टम हमने अपनाया है कब, ये सिस्टम सबसे पहले लाया गया था 1861 के अधिनियम द्वारा। यहाँ पर क्या किया गया था, वायसराय जो था उसको आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। और अभी भी यही है, 6 महीने के अंदर में उसको क्या करना, संसद से पास करवाना होता है। अगर वो संसद से पास नहीं होता है तो वो फिर 6 सप्ताह के बाद खारिज हो जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। याद रखिएगा गाइस, ये जो 1861 का अधिनियम, 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, वहाँ पर क्या किया गया, जो वार्षिक बजट होता था ना, उस पर भारतीय प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। यहाँ देखिएगा, पूरक प्रश्न पूछने या मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। पूरक प्रश्न का मतलब होता है कि आपने कोई प्रश्न पूछा, फिर दोबारा उस पर आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, आप केवल एक ही बार
प्रश्न पूछ सकते हैं, तो किस पर, वार्षिक बजट पर। ठीक है। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी कि कह सकते हैं कि जो निर्वाचन पद्धति थी यहाँ से शुरू हो गई। मतलब अब चुनाव होगा, फिर से देश में चुनाव बहाल होगा, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, तो यहाँ से समझा जा सकता है कि यहाँ से शुरू हो गई। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दिखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधि प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। तो याद रखिएगा कि अब भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में भी जगह दे दी गई। कहाँ पर दे दी गई, वायसराय की कार्यकारी परिषद में। और पहले ऐसे भारतीय कौन थे, तो याद रखिएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। इससे पहले 1892 के अधिनियम में क्या किया गया कि बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार था, बट पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया, 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म में। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम, ये इससे पहले देख लीजिए, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि जो मुस्लिम थे ना उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन ला दिया गया कि अब मुसलमान के क्षेत्र में केवल मुस्लिम ही वोट करेंगे। तो इस तरह से फुट डालो और राज करो की नीति को अब यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर चलाना शुरू कर दिया गया। ठीक है गाइज, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 जो उसे क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और इससे पहले क्या बोलते थे, 1909 के अधिनियम को, 1909 के अधिनियम को हम क्या कहते थे, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। यानी कि सबसे पहले अगर आपसे पूछ जाए कि एकदम प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम कहाँ पर लाया गया था, तो कहाँ पर लाया गया, 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। लेकिन इससे पहले भी 1892 में इसकी झलक दिख गई थी, लेकिन वो क्या था, वो प्रत्यक्ष नहीं था, प्रत्यक्ष यहाँ पर लाया गया था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए अब सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी लागू कर दी गई। यानी कि इससे पहले जो 1909 का अधिनियम था वहाँ पर केवल मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार था निर्वाचन के लिए, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन था उनके लिए। अब क्या है, इसको बढ़ा दिया गया, अब सिखों के लिए ला दिया गया, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ पर लाया गया था, केंद्र में द्विसदनीय, यानी कि 2 सदन बनाया गया केंद्र में। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया था। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे गाइस। ठीक है, आपसे पूछेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन कब आया था, तो आप क्या बोलोगे, 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि केंद्र में द्वैध शासन कब लाया गया, तो 1935 का अधिनियम था। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में यहाँ बांटा गया था 1919 के अधिनियम से, एक आरक्षित था, एक हस्तांतरित विषय था। ठीक है, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। यानी कि इसी समय क्या बोला गया था कि हम हर 10 वर्ष के बाद क्या करेंगे, इस रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे कि सही है या गलत है। तो इसी के लिए आपको पता है, मैं बीच में पढ़ा दूँ थोड़ा सा, कि इसी के बाद 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। ठीक है, और 1928 में ये अपना रिपोर्ट देता है। कहाँ पर आता है, सबसे पहले तो 3 फरवरी का डेट था गाइस, आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचता है और उसने अपना रिपोर्ट दिया था। लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। कारण यह था कि यहाँ पर एक भी भारतीय नहीं थे, 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। तो भारतीय लोगों का कहना था कि आप भारत के लिए कानून बना रहे हो और यहाँ पर एक भी भारतीय नहीं, तो यह गलत है। इसी के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था। अब आते हैं आगे। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। मैंने बताया ना गाइस, संघात्मक सरकार मतलब क्या होता है कि एक तरफ क्या है, केंद्र, और दूसरी तरफ क्या है, राज्य।
तो इसी क्या क्या कहते हैं, संघात्मक सरकार, जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों को ताकत मिले। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दी गई, यानी कि जो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, यानी कि राज्यों के अंदर जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर दी गई। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्र में द्वैध शासन कब लाया गया, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। आपको पता है 1935 का अधिनियम है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, 1935 में। कब, 1934 के एक्ट के तहत। और ये कब बना था, मैंने किस कमीशन के रिकमेंड पर बना था, तो याद रखिएगा, आप कॉपी में लिख लीजिए, यंग हिल्टन कमीशन के रिकमेंड पर इसे बनाया गया था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया, यानी कि अब सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ा दिया गया। इससे पहले आपने देखा था मुस्लिमों के लिए था, फिर सिख, ईसाई के लिए लाया गया, भारतीय ईसाई जो थे, फिर आंग्ल भारतीय, फिर यूरोपीय के लिए। अब इसे बढ़ाकर दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों को, मतलब इन लोगों के लिए कर दिया गया। आपको पता है कि इससे पहले 1932 का समय था, जिसमें एक समय था 1932 में कि रैमजे मैकडोनाल्ड, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया था, इस मतलब सांप्रदायिक पंचाट लाया था उन्होंने। और क्या किया था, जो दलित थे उनको अलग से एक पहचान देने की बात कही थी, और इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था। गांधी जी ने आमरण अनशन भी किया था जेल में, और इसी के लिए पुनः पैक्ट होता है महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। ठीक है, तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कैसे बना था, तो ये संघीय न्यायालय की अस्तित्व कहाँ से आ गई थी, 1935 के अधिनियम से। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांतों, यानी कि सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से कब अलग किया गया था, तो याद रखिएगा 1937 में अलग किया गया था, 1935 के अधिनियम के द्वारा। और 2 नए प्रांत बने थे, एक सिंध बना था, एक उड़ीसा बना था। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की प्रारंभ की गई थी। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक, यानी कि इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई राज्य है। ठीक है, तो राज्य में क्या है, मैं समझा देता हूँ। एक राज्य है, इस राज्य में क्या है, एक तरफ क्या है कि एक तरफ विधानसभा है और एक तरफ विधान परिषद है। इसी को क्या कहते हैं, द्विसदन, यानी कि वहाँ पर 2 सदन चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब देश हमारा आज़ाद हो गया, अब हमारे अनुसार देश चलना शुरू हो गया। बहुत सारी चीज़ें थे वो ख़त्म हो गई। धीरे धीरे हम जब हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ेंगे तो यहाँ पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले एक डिकी बर्ड प्लान आता है, लॉर्ड माउंटबेटन लाता है, तो वो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये UPPSC 2003 में क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। आपको बोल रहा है बजट पर बहस करने के लिए, पूरक बहस की बात नहीं कर रहा है, यानी कि ये नहीं कह रहा है कि आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, केवल प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये कब आया था गाइस, 1892 में। लेकिन अगर पूछता है कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, यानी कि बजट पर दोबारा प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वो कब आया था गाइस, 1909 के अधिनियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये MPPSC में क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा दी गई थी। यानी कि ये कह रहा है गाइस कि सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेशन था, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन लाया गया था, मुस्लिमों को मतलब अलग से अधिकार दिया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था, ये कब लाया गया था। सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी, तो पता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था, और सबसे पहले मुस्लिमों को यह अधिकार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। ये देखिए UPPSC 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो 1861 नहीं होगा गाइस, 1909, 1919 नहीं होगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम में। और सबसे पहले 1937 में संघीय न्यायालय को बनाया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर मॉरिस गुएर थे। कौन थे गाइस, सर मॉरिस गुएर। ठीक है, तो विकल्प में 1935 नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन डी को सही माना गया।
देखिएगा सेम क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित से किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो कब हुआ था? 1937 में। देखिए यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है 2015 में। सेम क्वेश्चन है, गौर से आप देखिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपीपीएससी का ही क्वेश्चन है 2008 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन, आपसे मैंने बताया था गाइस कि अगर प्रांतों में द्वैध शासन पूछे तो आप किसको टिक आउट करोगे? 1919 के भारत शासन अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को। लेकिन पूछा जाए कि केंद्र में द्वैध शासन कब लाया गया था? तो 1935 का अधिनियम था जिसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यूपीपीएससी में फिर से ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? सेम वही क्वेश्चन है गाइस, देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में मतलब 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं। 1919 के अधिनियम के लिए पूछ रहा है, तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। हाँ, तो प्रांतों में द्वैध शासन कब लाया गया था गाइस? तो याद रखिएगा 1919 के अधिनियम में। मैंने बताया था केंद्र में पूछे तो क्या हो जाएगा? 1935 का अधिनियम। मुसलमानों के लिए पृथक मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। नहीं गाइस, ये सबसे पहले लाया गया था 1909 में। और मैंने बताया था 1919 में क्या किया गया था? इसका विस्तार कर दिया गया था और इसके लिए सिखों को दे दिया गया था, आंग्ल भारतीयों को दे दिया गया था, यूरोपियों को दे दिया गया था, तो उसका विस्तार हुआ था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर आप 2 को एलिमिनेट करते हो, 2 यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो एक तो कन्फर्म है कि आंसर होगा क्योंकि एक पहला सही है। अब तीसरा देखिए, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। आपको पता है गाइस यहाँ पर 2 शक्तियाँ लाई गई थी, एक आरक्षित एक हस्तांतरित। तो आप इससे टिक आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 1 और 3 दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, झारखंड के पीसीएस में एक क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? नहीं, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसने शुरू की थी? प्रांतों में मतलब आज़ादी, स्वायत्तता, द्वैध शासन किसने लाया था? तो आपको पता है गाइस, ये कौन सा है? भारत शासन अधिनियम यानी भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, देखिए। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, यानी कि पूछ रहा है कि विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनीय, यानी कि यही पूछना चाह रहा है कि प्रांत में द्वैध शासन कब लाया गया था? द्विसदन कब लाया गया था? तो ये कब लाया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा द्विसदन की व्यवस्था की गई थी। ये आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ गाइस, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मैं आपको पीडीएफ जब दूंगा तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैं आपको समझा देता हूँ वही है। और बाकी ये जो आपसे मतलब सदस्य बोल रहे हैं इतने सदस्य थे इतने नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर मैं इतना पढ़ाऊँ तो ये वीडियो लेंदी हो जाएगा और कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? यानी कि पूछ रहा है कौन सा एक्ट था इसने द्विसदन विधायिका लाया था? केंद्र में द्विसदन की व्यवस्था की थी केंद्रों में। तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया था केंद्र में द्विसदन किसने किया था? 1919 का एक्ट, और इसी ने प्रांतों में द्वैध शासन लाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अब इसको देखते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि यहाँ क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं सही है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। क्या बोल रहा है? सभी महिलाओं, जहाँ पर ऑल शब्द आ जाए, ऑल, ओनली, मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शन शब्द आ जाए जो आपको सुनने में काफ़ी ज़्यादा अटपटा लगे तो उसको आप टिक आउट करना कि ये गलत है। क्योंकि ऐसा तो है ना कि एकाएक मतलब परिवर्तन होता है, धीरे धीरे होता है, तो एकाएक परिवर्तन तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। हाँ गाइस, ये सुनने में ही अपने आप में अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन 2 हो जाएगा। दूसरा नंबर सही है, पहला नंबर गलत है। देखिए एक्सप्लेनेशन है, फिर मैं एक्सप्लेनेशन ऊपर पढ़ा चुका हूँ तो मैं इसे नहीं पढ़ाऊँगा, आप इसे देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और ये देखिए UPRO में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। हाँ ये सही है गाइस, 1919 के अधिनियम से ही सबसे पहले यूपीएससी के गठन का प्रावधान हुआ था। 2026 में यूपीएससी बनता है, ठीक है। तो आप ये डेट नोट आउट कर लीजिएगा। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों को प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये जो ऐसे टॉपिक आ जाते हैं ना गाइस, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है,
मैं ये तो कहूँगा कि ऐसे को आप नहीं मतलब टैकल करो, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दो, क्योंकि आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना सीखिए, क्योंकि कई बार ऐसे अटपटे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधार सिविल सेवा यानी कि ICS इंडियन सिविल सर्विस का प्रारंभ 1854 में लंदन सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुई थी। 1855 में से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, ठीक है। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन दोबारा आते हैं तो आप एग्जाम हॉल में टिक आउट कर लीजिएगा। कह रहा है केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ये पूछ रहा है कौन सा निर्वाचन हुआ था 1919 के तहत। तो देखिए एक ऐसे बहुत ज़्यादा ही मतलब मैं तो इसको आसान नहीं कहूँगा गाइज, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर तो ऐसे सी हो जाएगा, A एंड C दोनों हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझा देता हूँ अच्छे से। यानी कि 1926 और 1945 भी कह रहा है, 1937 का चुनाव नहीं, क्योंकि आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। 1937 का जो चुनाव था गाइज वो 1935 के अधिनियम के दौरान हुआ था, और यहीं पर सबसे पहले बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने अपनी मुख्यमंत्री की सरकार बनाई थी, ठीक है। और कांग्रेस यहाँ पर 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाने में सफल रहा था, 2 प्रांतों में वह सरकार नहीं बना पाया था। चलिए गाइज वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं आपको पढ़ा देता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्नगत वर्षों में वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। 1937 का नहीं है, ये गलत है, ठीक है। चलिए ये MPPSC का क्वेश्चन है, काफ़ी अजीब अटपटा क्वेश्चन है। देखिए भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए ना गाइस तो आप क्या करो, एलिमिनेशन का यूज़ करो। 1947 तो ये तो भारत की आज़ादी का समय, तो इस समय चुनाव नहीं होगा ना, तो ये ऑप्शन गलत कर दो। 1934 में कोई चुनाव नहीं हुआ था गाइस, क्योंकि 1937 में चुनाव हुआ था, तो 5 सालों पर चुनाव होते थे ना, तो 1934 में होता तो फिर 1939 में होता, या 1930 में गाइस। तो 1930 में भी चुनाव नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी 1926 में हमने देखा कि चुनाव हुआ था, तो 1926 में हुआ तो फिर 1931 में होनी चाहिए। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1945, ठीक है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो मैंने उस समय आपको पढ़ाया था कि अध्यादेश करने के निर्गत यह सबसे पहले लाया गया था 1861 में, लेकिन इसी को बाद में 1935 के अधिनियम में रिवील किया गया, यानी कि 1935 के अधिनियम में इसको अच्छे से विस्तार तरीके से लाया गया, और यहीं से हमने क्या किया, अपने संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी, और जो कि आर्टिकल 1, 2, 3 यानी कि अनुच्छेद 223 में है, और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। तो दोनों आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। यानी कि कह रहा है कि संवैधानिक निरंकुशता, तो यानी कि संविधान को निरंकुश कर दिया गया था, तो किस पर किया गया था, अंकुश लगा दिया गया था। कौन सा था, भारत सरकार अधिनियम 1935। याद रखिएगा, ये MPPSC 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IAS का परीक्षा 2012 में यह क्वेश्चन आ चुका है, और ये भी 1935 के अधिनियम से है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किसमें उपलब्धि योजना पर आधारित है। तो किसमें है गाइस, 1935 का अधिनियम, यहीं पर क्या किया गया था, 7वीं अनुसूची लाई गई थी यहीं से, यानी कि केंद्र अलग राज्य अलग, उन दोनों की शक्ति को बंटवारा कर दिया गया था, ठीक है। ये भी गाइस देखिए 2016 में एक क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं, सॉरी गाइस, चलिए अब देखते हैं। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता से निहित थी, नहीं थी, मतलब कौन कह रहा है कि कौन सा विशेषता नहीं है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया, ये थी गाइस। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया गया, नहीं गाइस ये गलत है, प्रांतीय विधायकों को आवंटित नहीं किया गया था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, हाँ ये तो सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, आपको पता है, और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया था, तो ये भी है। तो आपको ऑप्शन बी जो है वो गलत दिया हुआ है, इसको हम एक्सप्लेनेशन में समझा देते हैं। ऊपर में यह व्याख्या दिया गया गाइस, आप चाहो तो इसको पढ़ लो, मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से। चलिए मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ फिर से। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य, समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था, ठीक है। जो प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था,
इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी। देखिए गाइस, यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। और यहाँ पर क्या क्या आ गया है? अवशिष्ट जो शक्तियाँ थे, अवशिष्ट विषय जो बच गए बाकी, जो केंद्र और राज्य को हटाकर, तो किसको दे दी गई थी? विधायिका को। तो ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, यानी कि एक संघीय व्यवस्था लागू की गई थी, यानी कि केंद्र और राज्य को ताकत दे दिया गया, जो 7वीं अनुसूची में दी गई थी। और बोल रहा है कि द्वैध शासन लाया गया था, तो कब लाया गया था? तो 1935 के अधिनियम में। ये आपको पता है गाइस, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, मैंने बार बार आपको बताया है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था, तो कब था गाइस? आपको पता है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के लिए 1935 के अधिनियम में बात की गई थी। ठीक है, चलिए, तो उसका ऑप्शन ए हो गया। आगे देखते हैं। ये देखिए, UPUDA LDA प्री 2010 में ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये भी 1935 के अधिनियम से आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? भारत में संघीय शासन, तो कौन क्या था? 1935 का अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? ये UPSC के 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, एकदम सेम क्वेश्चन UPPSC में 2008 में आया और सेम UPSC ने 2018 में पूछ दिया। तो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। जो अवशेष शक्तियाँ होती थी ना, जो भी शक्ति बच जाती थी, अवशिष्ट यानी कि जो राज्य, केंद्र और समावर्ती सूची को हटाकर जो शक्तियाँ थी, वो किसको थी? गवर्नर जनरल को। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए UPPSC के मेंस 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो सीधा सीधी ये पूछना चाह रहा है कि 1935 के अधिनियम में इनमें से कौन शामिल नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान नहीं गैस, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, कोई लिखित संविधान का बात इस समय तक नहीं हुआ था। विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेही प्रतिनिधि, हाँ, विधानमंडल के निर्वाचन की बात हुई थी। एक संघ की योजना पर विचार हुआ था, इसी के तहत संघीय व्यवस्था लाई गई थी, आपको पता है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित यानी कि नॉमिनेट किया जाना, ये किया गया था, मतलब सही है। देश के लिए लिखित संविधान है, आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्यों महत्वपूर्ण है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो यूपी के लोअर सब 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। और देखिए गाइस, इसका बोल रहा है क्यों महत्वपूर्ण है, तो कह रहा है ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। हाँ गाइस, एकदम सही है। हमारे भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से कोई प्रावधान लिया गया है तो वो 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो आपको पता है गाइस, बर्मा अलग हुआ था भारत से 1937 में। कौन सा अधिनियम से? 1935 के अधिनियम से इसको अलग किया गया। ठीक है, तो अगला चैप्टर हम फिर मिलेंगे गाइस, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे संविधान सभा, संविधान के निर्माण प्रक्रिया के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।